1909 को कर्नाटक के मंगलुरु में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मी कमला देवी चट्टोपाध्याय अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी बेटी थी। उनके पिता अनंतैया थारेश्वर मैंगलोर के जिला कलेक्टर थे और उनकी मां गिरजाबाई थी, जिनसे उन्हें स्वतंत्रता की भावना विरासत में मिली। वह चित्रकूट सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी, जो तटीय कर्नाटक का एक जमींदार परिवार था। कमला देवी की नानी प्राचीन भारतीय महाकाव्यों और पुराणों में पारंगत थी और गिरजाबाई भी अच्छी शिक्षित थी। हालांकि उन्हें ज्यादातर घर पर ही पढ़ाया गया था। साथ ही घर में उनकी उपस्थिति ने कमला देवी को एक मजबूत आधार दिया और उनकी बुद्धि के साथ साथ उनकी आवाज के लिए सम्मान के मानक प्रदान किए, जिसके लिए उन्हें भविष्य में जाना जाने लगा। कमला देवी का साधारण छात्रा थी और उन्होंने छोटी उम्र से ही दृढ़ संकल्प और साहस के गुण प्रदर्शित किए। उनके माता पिता कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों और बुद्धिजीवियों के मित्र थे, जिनमें महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमाबाई रानाडे और एनी बेसेंट जैसी नेता शामिल थी। और उनसे युवा कमला देवी स्वदेशी राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआती उत्साही बन गई। उन्होंने केरल की प्राचीन संस्कृत नाटक परंपरा कुटियाट्टम का अध्ययन उसके महानतम गुरु और अभिनय के विशेषज्ञ नाट्याचार्य पद्मश्री मणि माधव चाक्यार गुरु के घर पर रहकर किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद 7 साल की उम्र में वे अपने मामा के घर में पली बढ़ी, जो एक प्रमुख समाज सुधारक थे। यहाँ वे महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सतेज बहादुर सप्रू जैसे राजनीतिक लोगों और रमाबाई रानेडे और एनी बेसेंट जैसी महिला नेताओं से घिरी रही, जिसने उन्हें स्वदेशी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआती उत्साही बना दिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय की 1917 में 14 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन वहाँ 2 साल बाद वे विधवा हो गई। बाद में चेन्नई के क्वीन मैरी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से हुई, जो सरोजनी नायडू की सहपाठी और छोटी बहन थी, जिन्होंने बाद में कमला देवी को अपने प्रतिभाशाली भाई हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया, जो उस समय के जाने माने कवि, नाटककार और अभिनेता थे। कला में उनकी पारस्परिक रुचि ने दोनों को एक ही मार्ग के पथिक बनाया। अंततः जब वे महज 20 साल की थी, कमला देवी ने उस समय के रूढ़िवादी समाज के विरोध के बावजूद, जो अभी भी विधवा पुनर्विवाह के सख्त खिलाफ था, हरिन से विवाह कर लिया और हरिन और कमला देवी समान सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ रहे, जो अन्यथा संभव नहीं था। और कई कठिनाइयों के बावजूद वे एक साथ काम करने और नाटक प्रहसन बनाने में सक्षम थे। अपनी शादी के तुरंत बाद हरिन अपनी पहली विदेश यात्रा पर लंदन चले गए और कुछ महीने बाद कमला देवी भी उनके साथ शामिल हो गई, जहां उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के मिडफोर्ड कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में समाजशास्त्र में डिप्लोमा प्राप्त किया। लंदन में रहते हुए कमला देवी को 1923 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला और वे तुरंत भारत लौट आई और सेवा दल में शामिल हो गई। सेवा दल एक गांधीवादी संगठन था, जिसकी स्थापना सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जल्द उन्हें पार्टी के महिला अनुभाग का प्रभारी बना दिया गया, जहां वे भारत भर में सभी उम्र की लड़कियों और महिलाओं को स्वैच्छिक कार्यकर्ता सेविका बनाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और संगठित करने में शामिल हो गई। 1926 में उनकी मुलाकात महिला अधिकार कार्यकर्ता मार्गरेट ई कजिन्स से हुई, जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक थी, जिन्होंने उन्हें मद्रास प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार वे भारत में विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी। यद्यपि उस समय कुछ दिनों तक ही प्रचार कर सकी, तथापि वे महज 55 वोटों के मामूली अंतर से हार गई। अगले वर्ष यानी 1927 में वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य बनी और इसकी पहली आयोजन सचिव बनी। 1928 तक AIWC एक सम्मानित
राष्ट्रीय संगठन बन चुका था, जिसकी शाखाएं और स्वैच्छिक कार्यक्रम पूरे देश में फैले हुए थे, जो विधायी सुधार के लिए जोरदार तरीके से काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई यूरोपीय देशों की व्यापक यात्रा की और कई सामाजिक सुधार सहित सामूहिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया, जो महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित हुई। इसने नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज फॉर होम साइंस की स्थापना में योगदान दिया। इस तरह 1930 के दशक में वह प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक तैयार करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यीय कोर टीम का हिस्सा थी। टीम में एकमात्र अन्य महिला स्वयंसेवक अवंतिका बाई गोखले थी। बाद में एक चौंकाने वाले कदम में कमला देवी पास उच्च न्यायालय में गई और वहां मौजूद एक मजिस्ट्रेट से पूछा कि क्या वे उनके द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता नमक खरीदने में रुचि रखेंगे। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जब एक झड़प के दौरान उन्होंने भारतीय तिरंगे की रक्षा के लिए उसे उठा लिया। बाद में वे कुछ फिल्मों में भी नजर आई। उस समय जब प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाओं के लिए अभिनय करना अनुचित माना जाता था। अपने फिल्मी करियर के पहले चरण में उन्होंने 2 मूक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कन्नड़ फिल्म उद्योग की पहली मूक फिल्म कटिका यानी बसंत सेना, जो साल 1931 में बनी थी। यह फिल्म सूत्रम के प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी, जिसमें येनाक्षी रामाराव भी थी और इसका निर्देशन कन्नड़ के प्रमुख निर्देशक मोहन दयाराम भवनानी ने किया। जबकि फिल्मों में अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने 1943 की हिंदी फिल्म तानसेन में अभिनय किया, जिसमें केएल सहगल और खुर्शीद भी थे। इसके बाद 1943 में शंकर पार्वती और 1945 में गंगा भगत में अभिनय किया। अब बात 1940 के दशक की, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो कमला देवी इंग्लैंड में थी और उन्होंने तुरंत दुनिया का दौरा करना शुरू कर दिया, ताकि वे अन्य देशों को भारत की स्थिति से अवगत करा सके और युद्ध के बाद स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटा सके। इस यात्रा के दौरान उन्होंने संपूर्ण दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। 1941 में एक पृथक रेलगाड़ी में सवार हुई। लुधियाना में कंडक्टर ने उन्हें श्वेत यात्रियों के लिए आरक्षित एक टिकट दिया। जब उसे पता चला कि वह श्वेत अमेरिकी नहीं है, कंडक्टर कथित तौर पर इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए और उसने उससे पूछा कि वह कहाँ से है। उसके पहले उत्तर न्यूयॉर्क पर उसने उससे यह जानने के लिए दबाव डाला कि वह किस देश से आई है, जिसके उत्तर में उसने कथित तौर पर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्पष्ट रूप से एक अश्वेत महिला हूँ और आपको मुझे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। कंडक्टर ने उसे ट्रेन की बोगी में छोड़ दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद विभाजन हुआ और उन्होंने शरणार्थियों का पुनर्वास करना शुरू किया। उनका पहला कार्य पुनर्वास में सहायता के लिए भारतीय सहकारी संघ की स्थापना करना था और संघ के माध्यम से उन्होंने सहकारी आधार पर एक टाउनशिप की योजना बनाई और अंततः जवाहरलाल नेहरू ने अनिच्छा से उन्हें शर्त पर अनुमति दे दी कि वह राज्य से सहायता नहीं मांगेंगी। और इस प्रकार काफी संघर्ष के बाद दिल्ली के बाहरी इलाके में फरीदाबाद की बस्ती स्थापित की गई, जिसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के 50,000 से अधिक शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया। उन्होंने शरणार्थियों का नए घर और नए व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए अथक प्रयास किया। इसके लिए उन्हें नए कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने नए शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने में भी मदद की। इस प्रकार लोगों के पुनर्वास और उनकी खोई हुई शिल्प कला को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके जीवन के कार्य का दूसरा चरण शुरू हुआ। उन्हें स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा के महान पुनरुद्धार के लिए अकेले जिम्मेदार माना जाता है और इसे आधुनिक भारत के लिए उनकी सबसे बड़ी विरासत माना जाता है।
लगभग इसी समय में संभावना से चिंतित हो गई कि भारत के विकास के लिए नेहरू के दृष्टिकोण के तहत कारखाना आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन के पश्चिमी तरीकों को भारत में लागू करने से पारंपरिक कारीगरों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भारत की स्वदेशी कलाओं और शिल्पों को संग्रहित करने और अभिलेखित करने के लिए शिल्प संग्रहालयों की एक श्रृंखला स्थापित की, जो स्वदेशी ज्ञान के भंडार के रूप में काम करते हैं। इसमें दिल्ली में थिएटर क्रॉफ्ट संग्रहालय भी शामिल है। उन्होंने कला और शिल्प दोनों को समान रूप से बढ़ावा दिया और निपुण कारीगरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। उनकी उद्यमशीलता की भावना के परिणाम स्वरूप देश भर में केंद्रीय कुटीर उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई, जिससे राष्ट्र की रुचि के अनुरूप काम किया जा सके और उसका प्राचीन गौरव पुनः जीवित हो सके। भारत सरकार ने उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत गणराज्य के सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कारों में से है। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में उन्हें उनके जीवन भर के काम के सम्मान में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप रत्न सदन से सम्मानित किया गया। यह फेलोशिप भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए यूनेस्को ने उन्हें 1977 में पुरस्कार से सम्मानित किया। शांति निकेतन ने उन्हें अपना सर्वोच्च पुरस्कार देशिकोत्तम प्रदान किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय का 85 वर्ष की आयु में 29 अक्टूबर 1988 को बम्बई में निधन हो गया।